नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। आज की क्लास उन लोगों के लिए है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं या तो तैयारी पहले से कर रहे हैं और किसी कारणवश वो गणित विषय को लेकर के चिंतित रहते हैं और उनका ये मानना है कि गणित एक बहुत कठिन विषय है, या वो यह सोचते हैं कि हम बिना गणित को पढ़े ही प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो आइए, आज हमारी जो चर्चा का विषय है कि प्रतियोगी परीक्षा में हम गणित के महत्व के विषय में चर्चा करेंगे और आपको गणित विषय से परिचित कराएंगे कि किस प्रकार से आप गणित विषय को मजबूत करके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह बात जान लेनी आवश्यक है कि गणित हमें कहाँ कहाँ काम देगी, अर्थात गणित को पढ़ने से हम कहाँ कहाँ सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि जो हमारे प्रमुख भर्ती बोर्ड हैं, जैसे मान लीजिए आपका एसएससी, जिसको हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं, इसके अंतर्गत आपका जो परीक्षा होती है वो सीएचएसएल की होती है। इसके अलावा आपका सीजीएल, एमटीएस, सीपीओएसआई, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई। तो इसके अतिरिक्त आपका एक भर्ती बोर्ड है आपका आरआरबी, जिसको हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करते हैं, और इसके अंतर्गत भी आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी और लोको पायलट, इसके अलावा समय समय पर आपके आरपीएफ के सिपाही और आरपीएफ में एसआई की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। और इसके अलावा आपका एक भर्ती बोर्ड है बीएसआरबी, जिसको हम बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड कहते हैं, और इसके अंतर्गत आपके क्लर्क और बैंक पीओ की परीक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त आपका यूपी ट्रिपल-एससी, जो लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या तो उनके लिए जो है वो जो असिस्टेंट की परीक्षा है, वीडियो लेखपाल आदि जो परीक्षा है वह कराई जाती है। इसके अतिरिक्त आपका यूपीपी और यूपीएसआई तथा विभिन्न और राज्यों के द्वारा जो सिपाही की परीक्षा और एसआई की परीक्षा ली जाती है उसमें। इसके अतिरिक्त आपका यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे मैं बात आपके यूपीपीएससी की बात करूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, चाहे मैं बीएलएड या बीएलएड की बात करूं। इसके अतिरिक्त आपका यूपी टेट है, सुपर टेट है, जिसके माध्यम से हम प्राथमिक शिक्षक या उच्च प्राथमिक में शिक्षक बन सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप जो लोग नेवी की तैयारी है, आर्मी की तैयारी, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी प्रकार की परीक्षाएं आप समझ सकते हैं कि बिना गणित के आपको संभव नहीं है, क्योंकि अगर इनके सिलेबस को आप अगर देखेंगे तो इन सारी परीक्षाओं में आपको बिना गणित के काम चलने वाला नहीं है। तो पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए कि गणित तो मुझे पढ़ना ही है, और जो लोग गणित से दूर भागते हैं उनको याद रखना है कि गणित को हमको किस प्रकार से मजबूत करना है। तो लेकिन इसके पहले आप लोग समझ चुके होंगे कि गणित का महत्व क्यों है, क्योंकि विगत वर्षों से मैं अध्यापन कार्य में लगा हूं और हमने यह देखा कि जो हमारे पास आने वाले विद्यार्थियों में से ज़्यादातर स्टूडेंट वही सफल हुए हैं जिनकी गणित विषय पर अच्छी पकड़ थी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिनका गणित अच्छा होगा उनका अन्य विषय भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि गणित पढ़ते पढ़ते आप समझ सकते हैं कि करीब 30% आपका रीजनिंग का पोर्शन कवर हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि गणित आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आर्ट वर्ग के लोग होते हैं, या जो किसी कारणवश आर्ट या माने हाई स्कूल तक के किसी कारणवश जबरदस्ती वो गणित को पढ़ते हैं और उनको जब भी मौका लगता है वो गणित को छोड़ देते हैं। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, जो लड़कियों की बात करूं, तो ज़्यादातर लड़कियां जो है वो कक्षा 8 के बाद ही गणित को छोड़ देती हैं। लेकिन जब वो जैसे मान लीजिए वो बीएलएड का, जैसे जिनका सपना ये होता है कि हमको प्राथमिक टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको बीएलएड करना पड़ता है। अब आप देखिए, कल्पना करिए कि जो व्यक्ति कक्षा 8 से ही गणित को छोड़ दिया हो और उसको पता ना हो, बाद में जब वो बीएलएड में एडमिशन लेता है तो आप देख सकते हैं कि अधिकतर छात्र या छात्राओं में देखा गया है कि वह गणित विषय में असफल हो जाती हैं। अर्थात बीएलएड करते ही उनका बैक जो ज़्यादातर विषय में आता है वो गणित विषय में ही रहता है, और गणित को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और
जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का सपना है कि मुझे प्राथमिक शिक्षक बनना है या उच्च प्राथमिक शिक्षक बनना है, तो अगर वो बीएलएड या बीएड कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बिना गणित के काम चलने वाला नहीं है। बहुत लोग गलतियां क्या करते हैं कि जब उनको प्राथमिक शिक्षक की परीक्षा देनी होती है या यूपी टेट की परीक्षा देनी होती है, तब वो परीक्षा पास करने के लिए तब उनको समझ में आता है कि हमको पढ़ना चाहिए, और यही गलती उनके लिए नुकसानदेह साबित होती है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि हर विषय के लिए अलग अलग तैयारी करते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है, जो मैंने इतने दिनों में मैंने अनुभव किया है, मैंने सभी व्यक्तियों को पहले एक कॉमन सिलेबस पढ़ाया है, एक निश्चित सिलेबस, और हमने देखा कि बहुत से छात्र आपको ऐसे मिले, मेरे ऐसे थे जो कि एक परीक्षा नहीं बल्कि कई परीक्षाओं में सफल हुए। लेकिन जरूरत इस बात की है कि एक बार कंप्लीट सिलेबस पे आप काम करें और उसके बाद अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर मैं पिछली यूपीएसआई की वैकेंसी को देखता हूं और उसके रिजल्ट का अवलोकन करता हूं तो पता चलता है कि उसमें आपको 50% प्रत्येक विषय में पाना अनिवार्य था। लेकिन हमने देखा कि अधिकांश छात्र या छात्राएं जो थी वह गणित विषय में ही असफल हुई, और ओवरऑल उनको अधिक नंबर पाने के बाद भी वह गणित विषय में कम नंबर पाने के कारण वह परीक्षा में असफल हो गई। तो अब आप समझ चुके होंगे कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में गणित का कितना महत्व है और हमें गणित क्यों पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जिसको सभी व्यक्ति जो है वो अलग अलग समय में हल करते हैं। तो एक निश्चित पाठ्यक्रम आप इन सभी विषयों को, इन सभी जो एग्जाम है इनका अवलोकन अगर करेंगे तो गणित का एक मैंने कॉमन सिलेबस बनाया है। तो जैसा कि आपको ये स्क्रीन बोर्ड पर अब आप देख सकते हैं क्या, तो जैसा कि अब आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा कि ये मैथमेटिक्स का जो कॉमन सिलेबस है वो आपका अर्थमेटिक, इसके अतिरिक्त आपका ज्योमेट्री पोर्शन जिसमें कि एडवांस मैथ से संबंधित सवाल आते हैं। तो कुल मिलाकर के ये इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि तैयारी के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप पूरी कोर्स को ख़त्म करें। तो ऐसे छात्र जो बिल्कुल कमज़ोर हैं या जिनको गणित कुछ भी नहीं आती है, वह भी मान के चलिए कि 10 से 12 महीने उनको जो है वो कंप्लीट तैयारी में लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिलेबस को निश्चित कर लीजिए कि हमको पढ़ना क्या है, और एक बार अगर आपकी तैयारी हो गई तो आपका एक एग्जाम नहीं बल्कि बहुत से एग्जाम आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो चलिए अब आगे मैं चर्चा करूंगा कि गणित विषय तो पढ़ना अनिवार्य है, ये बात तो आप समझ चुके हैं। अब आगे आपकी मेरी चर्चा ये होगी कि गणित विषय में कमजोर छात्र किस प्रकार से गणित में इम्प्रूव करें और गणित की पढ़ाई कैसे करें कि वो गणित में अधिक से अधिक अंक पा सकें और गणित को पढ़ने के माध्यम से वह प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाएं। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक निश्चित लक्ष्य को बना करके अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं और न सिर्फ किसी एक परीक्षा बल्कि अन्य आने वाली आगामी जो भी परीक्षा होंगी उन सब में सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निश्चित करना होगा। मेरा यहाँ पर लक्ष्य से कहने का मतलब किसी पार्टिकुलर किसी एक परीक्षा के लिए नहीं मैं कर रहा हूँ। लक्ष्य का मतलब मेरा ये है कि आप एक टारगेट बनाइए, एक निश्चित करिए कि मुझे आज यहाँ तक ख़त्म करना है पढ़ाई को। और दूसरी बात यह है कि किसी भी काम को आप कल पे मत डालो, क्योंकि कल कभी आता नहीं है और आप धीरे धीरे करके आप लेट होते जाएंगे। तो सबसे पहला काम यह है कि लक्ष्य को निश्चित करना है। और सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि जहाँ से मन आता है वहीं से क्लास की शुरुआत कर देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बेसिक नॉलेज न होने के कारण शुरुआत नहीं होता है और लोग ये मान के चलते हैं, संस्थान वाले भी, कोचिंग संस्थान वाले भी लोग ऐसा करते हैं। और ज़्यादातर लोग प्रतियोगी परीक्षा की जब तैयारी शुरू करते हैं तो वह जो है वो शुरुआत करते हैं आपका परसेंटेज से। लेकिन मेरा जो मानना है, जो मैंने आज तक अनुभव किया कि मेरी जो शुरुआत होती है वो ऐसे सभी छात्रों के लिए है जो गणित को एकदम हवा मानते हैं, वो गणित से डरते हैं या ये समझते हैं कि मुझसे गणित आएगी नहीं। तो सबसे पहले आपको जो शुरुआत करनी चाहिए वो आपको बेसिक से करनी चाहिए, क्योंकि गणित की एक अपनी अलग शब्दावली होती है। इसके पहले मुझे इनकी अंक से, संख्या से, इनके चिन्हों से हमको परिचित होना होगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे ये सब जानकारी नहीं होगी तो जैसे कोई भी शब्द आपके सामने आया, अगर वो आप नहीं जानते हैं तो कैसे लगा पाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको बारहो मास का क्रम पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके जो बेसिक्स नंबर सिस्टम का चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि नंबर सिस्टम
को अगर आपने सही ढंग से पढ़ लिया तो आप समझ सकते हैं कि आपकी अर्थमेटिक का काफ़ी पोर्शन आपका कवर होने वाला है उसके माध्यम से। तो इसके अतिरिक्त आपका जो LCM SCF है, भिन्न है, दशमलव है, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इतने तो आपको शुरुआत में पढ़ने ही पड़ेंगे। और जब इतने चैप्टर आपके तैयार हो जाएंगे तब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप इसके बाद क्या करेंगे कि शुरुआत इसके बाद आप कुछ चैप्टर हैं जिसको पढ़ने से आपका कई चैप्टर कवर होगा, क्योंकि इतना लंबा सिलेबस है, आप घबरा जाते हैं देख करके कि बहुत लंबा मुझे पढ़ना है। तो कुछ एक टारगेट बनाइए कि मुझे किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। तो देखिए, प्रतिशत और अनुपात समानुपात, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इतना आपको बेसिक नॉलेज होगा। जब इतना नॉलेज आपका हो जाएगा, इतने चैप्टर को आप पढ़ लेंगे, तब आपको आना है किस पे, दो मुख्य चैप्टर जो आपके हैं अर्थमेटिक्स के, और वो सब चैप्टर क्या है आपका अनुप्रतिशत और अनुपात समानुपात है। अगर आपने परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन दो चैप्टरों को अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया तो आप समझ सकते हैं कि आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर, लाभ हानि, मिश्रण, एलिगेशन, बट्टा, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, साझेदारी, एवरेज, औसत, इसके अतिरिक्त आपका आयु संबंधित सवाल, इतने तरह के चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि यह दो चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको क्या करना है, इस दो चैप्टर पे मेन फोकस करना है। तो आप देखेंगे कि इतने चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है कि ऐसे कुछ फार्मूले आप निश्चित करिए जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे, ऐसा फार्मूला लगाइए जो कई जगह काम दे। तो जैसे मान लीजिए एक फार्मूला होता है कि x1 x2 बीच में x होता है और x2 माइनस x x1 माइनस x करके दिया होता है। अब आप देख सकते हैं कि इस एक फार्मूले का यूज आप कई चैप्टरों में करेंगे। जैसा कि हमारी मैथ्स ट्रिक्स की क्लास में हमने इस सूत्र के माध्यम से बहुत प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए बताया है, और रीजनिंग की ट्रिक्स में मैंने इसको दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये सवाल आपके जो सिर पैर वाले होते हैं, वाहन की संख्या के सवाल होते हैं। इसके अतिरिक्त आपका जो है वो सही गलत प्रश्न का सवाल होता है, और इसके अलावा आपका एवरेज, औसत का सवाल है, मिश्रण और चक्रवृद्धि ब्याज। इतने प्रकार के जो चैप्टर हैं ये आपके केवल और केवल इस एक सूत्र से कवर हो जाएंगे। तो आप जो लोग मेरे चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज से जुड़े हैं वो हमारे कंप्लीट मैथ की क्लास जो चल रही है उसमें देखें। इसके अतिरिक्त हमारी मैथ की जो है वो ट्रिकी क्लास भी जा रही है, जिसमें आपको एक सूत्र के माध्यम से बहुत तरह के सवालों को आपको हल करना सिखाया जा रहा है। इसके अलावा अब आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए एक सूत्र होता है कि लगातार वृद्धि वाला सवाल आता है, कि जैसे मान लीजिए आपने सवाल एक होता है कि ना कि परसेंट का सवाल आता है कि चीनी के मूल्य में इतने % की वृद्धि कर दी गई, कोई गृहिणी अपने खर्चे में कितने % की कटौती कर दे कि बढ़े हुए मूल्य का कोई फर्क न पड़े। अब आप देखेंगे कि अगर शुरुआत में वृद्धि होगी तो बाद को कम करना पड़ेगा, और याद रखना है कि सूत्र इसका क्या होता है, x गुणे 100/100 + x। अब आप देखेंगे कि इस एक सूत्र के सहारे हम आय का सवाल हो, आयु का सवाल हो, लाभ और हानि का सवाल हो, इसके अतिरिक्त आपका बट्टा का सवाल हो, इसके अतिरिक्त आपका मेंसुरेशन के सवाल भी इन सूत्रों के माध्यम से कवर हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इसमें कुछ सवाल सूत्र आपके लगातार वृद्धि के होते हैं, कुछ कमी के होंगे। तो x y करके बहुत से 2-4 सूत्र हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो आपका कई पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, इतना तो आपने धीरे धीरे पढ़ लिया, और जितना आप पढ़ रहे हैं उसका रिवाइज भी करते रहिए। ऐसा नहीं कि लगातार आप पढ़ते जाइए और उसको भूलते जाइए। तो जो आप पढ़ रहे हैं उसको निश्चित करिए कि हमको इतने दिन में इतने, हर हफ्ते जो है आपको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है जो आपने पढ़ा। इसके अलावा 1 महीने बीतने के बाद उसका फिर से रिवाइज कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। अब आपको गणित में मन लगने लगेगा। और आप जब इसके अलावा आपको एक बात याद रखनी है कि गणित एक रटने का विषय नहीं है, गणित को आपको समझना है और इसको एक रणनीति के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है, तभी आप गणित में सफल हो सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि दूसरी बात आपको याद रखनी है कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई करते समय कैलकुलेटर का यूज करते हैं, जिससे उनके जो गुणा करने की जो शक्ति है, भाग देने की, वो नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को, जो लोग हमारे क्लास में नियमित जुड़ेंगे, हम उनको जो है वो ऐसी बहुत सी ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप सवालों को बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। और याद रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सवाल की 3 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें कि उनको पढ़ना ही नहीं पड़ता है, बेसिक आप पढ़ेंगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी आपके ऐसे सवाल होते हैं जिसमें थोड़ा सा मेहनत करके आप लगा सकते हैं।
और तीसरा जो होता है वो थोड़ा कठिन होता है, जिसमें कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो छोटे सवालों को, बहुत जो एकदम सरल सवाल है उस पर आप ध्यान मत देना, क्योंकि आप उनको अपने आप याद हो जाएगा। आप पढ़ते पढ़ते जहाँ 2-3 बार किसी को बताएंगे, आप खुद पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें रट जाएंगी। फाइनली आपको जो फोकस करना है वह मुख्य सवालों पर करना है, और याद रखिएगा कि प्रत्येक चैप्टर के हर टाइप के सवाल को आपको लगाना है। और दूसरी बात, पूरे कोर्स को आपको एक बार खत्म ही करना है। जब आप पूरा कोर्स खत्म कर लेंगे, को खत्म करने के बाद आप क्या करेंगे कि जब पूरा आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि विगत 10 वर्षों का आपको पेपर सॉल्व करना है। अब आप पूछेंगे कि हम किसका पेपर सॉल्व करें, तो याद रखिएगा कि ऐसे पेपर जो विगत वर्षों में, चाहे वह जिस परीक्षा में आए हों, जरूरी नहीं है कि वो एसएससी में ही हो, रेलवे में ही हो, आप देखेंगे कि सवाल वही होते हैं। बस अंतर इतना होता है किसी में किस पोर्शन से ज़्यादा सवाल आते हैं, किसी में कम आते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ इसी का अंतर है। और लोग गलतियां यही करते हैं कि जब उनको जब किसी विषय का किसी की वैकेंसी आ जाती है तो क्या करते हैं, वो केवल उसका फॉर्म भरते हैं और वही समय आप पढ़ाई में लगाते हैं। तो आप, और अंतर क्या, गड़बड़ी क्या होती है कि वो 2-3 महीने के बाद जब दूसरा फॉर्म आ जाता है तो आधा अधूरा कोर्स को मतलब कोर्स पूरा भी नहीं हो पाता, तब तक वो फिर से दोबारा तैयारी करने लगते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि कभी भी उनका पूरा कोर्स कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। तो मेरा जो मानना है कि पहले तो आपको क्या करना है, पूरे कोर्स को एकदम कंप्लीट करना है, और वह सिलेबस आपका जो कॉमन सिलेबस जो हमने बताया, इन सभी चैप्टरों पर आपको अमल करना है और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े से बड़ा व्यक्ति, जैसे चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे जो व्यक्ति हो, अपने विषय में, अपने हुनर में अमल करने के लिए या अपने उसमें धार लाने के लिए वो प्रैक्टिस करता है। इसी प्रकार से आपको, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। जल्दी हम लोग आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस बेस लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, जिसमें कि आपको मैथमेटिक्स, जीएस, रीजनिंग और हिंदी की तो हमारी प्लेलिस्ट चल ही रही है, उसमें लगातार आपको एक के बाद एक क्लासें दी जा रही हैं, वो तो मिलती ही रहेंगी। तो आपको करनी क्या है, प्रैक्टिस जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप मार्क टेस्ट या मॉडल टेस्ट दे सकते हैं। और हमारे चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में आपको समय समय पर जो क्लासें दी जा रही हैं उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, और लगातार आप देखेंगे कि आपको ऐसी क्लासें मिल रही हैं जो कि एक ही क्लास में बहुत से निचोड़ आपको मिल रहे हैं, कि ट्रिक के माध्यम से बताया जा रहा है। और दूसरी बात, आपको एक बात और याद रखनी है कि गणित में समझने की जरूरत है। अगर आपने सही ढंग से गणित पर अमल कर लिया, जो मैंने आपको बातें बताई इस पर अमल कर लिया, तो आप समझ सकते हैं कि आप गणित को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि गणित विषय में बहुत से सवाल आपको तो ऐसे मिल जाएंगे जिनको आप देखने मात्र से आपका हल मिल जाएगा। तो चलिए मैं कुछ उदाहरण आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको किसी संख्या का 9 से गुणा करने की बात हो, तो आपको याद रखना है कि कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, आपको अगर उसमें 9 से गुणा करना हो तो जिस संख्या में गुणा करना हो उसके दाईं तरफ उतनी बार आप शून्य बढ़ाएंगे और वही संख्या आप घटा देंगे, वो आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलेटर लगाना फेल हो जाएगा, तब भी नहीं बता पाएंगे। तो याद रखना है कि आपको ये याद रखना है कि हमको किस प्रकार से सवाल को हल करना है। इसके अलावा वर्ग ज्ञात करना, जैसे मान लीजिए ऐसी किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो जिसके इकाई के स्थान पर आपका 5 दिया गया हो, तो याद रखना है कि सदैव आपका मान 25 होता है और जो मान बचता है उसमें एक और जोड़ के गुणा कर देते हैं, आपका मान ये 2025 हो गया। फिर आप देखिए, अगर मैं 65 का वर्ग आपको दे रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 5 है तो पक्का है 25 होगा, और अगर 6 है तो 6 से 42 होगा। तो इतना ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं कि किस प्रकार से आपको समय कम लेना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में खास करके गणित एक ऐसा विषय है जिसमें कि आपको ऐसे ऐसे ट्रिक मिल जाएंगे जिसको देखते मात्र आप जो है वो सवाल को लगा लेंगे। इसके अलावा आपको कुछ सवाल ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ देखने मात्र से आपका उत्तर मिल जाएगा और आप विकल्प विधि का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपके सामने एक प्रश्न रखा कि निम्न में से ऐसा कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग वाली है। तो देखिए, पहले तो आप लोगों को याद रखना है कि मैं आपको ये 4 विकल्प दे रहा हूं, कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, ये हमने ये दे दिया कि 5543, 62510,
इसके अलावा आपका मान 6258, इसके अतिरिक्त आपका जो मैं मान दे रहा हूँ 75232, इसके अतिरिक्त जो आपका मान दिया जा रहा है कि 96100। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इस सवाल को आपको बिना लगाए ही इसका उत्तर आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपको यह ट्रिक पता है कि किसी भी संख्या की यदि इकाई के स्थान पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या तो 8 आ जाए, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग वाली नहीं हो सकती है। तो आप देखेंगे कि चूंकि इसमें इकाई पे 3 आ रहा है, इसमें इकाई पे 8 आ रहा है, इसमें इकाई पे 2 आ रहा है, तो यह कभी भी संख्या पूर्ण वर्ग वाली नहीं हो सकती है। अब आपका मान बचा है 0 वाला, और याद रखना है कि अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग की है तो शून्य का मान या तो 2 बार या 4 बार, 6 बार या तो 2 के गुणज बार होगा, तभी वह संख्या पूर्ण वर्ग वाली हो सकती है। तो अब आप देखेंगे कि इस सवाल को आपको लगाना भी नहीं पड़ेगा और आप इस सवाल का उत्तर बहुत ही आसानी से तुरंत दे लेंगे। तो चलिए, आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई बातों पर अगर अमल करना है तो ध्यान से आप लोगों को इस बातों पर अमल करना है, और अगर इन बातों को आपने ध्यान दिया तो निश्चित रूप से आगामी आने वाली परीक्षाएं आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी और आप एक परीक्षा नहीं बल्कि आने वाली बहुत सी परीक्षाओं में सफल हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि बताई गई बातों का आप कितना अमल करते हैं। कभी आप पूरा कोर्स खत्म कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। जो गलतियां भविष्य में आपने की है उसको आप दोहराएं ना, बल्कि मेरे द्वारा बताई गई बातों को आप अमल करिए, और जो बात बताई जा रही है उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से आगामी समय आपका होगा और निश्चित रूप से आप आगामी आने वाली परीक्षाओं में सफल होंगे। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। ऐसी और भी रोचक बातों के साथ आपके बीच में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।